नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी निकाय चुनाव पर जेजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। चेयरमैन पद के लिए 11 प्रत्याशियों का ऐलान। 4 नगर परिषद और 7 नगर पालिकाओं के उम्मीदवार की घोषणा। टोहाना नगर परिषद में रमेश चंद्र गोयल बने उम्मीदवार। तो निकाय चुनाव पर जेजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। मंडी डब्बाली नगर परिषद में प्रवीण सोनी होंगे प्रत्याशी। चरखी दादरी नगर परिषद में दिनेश वशिष्ठ होंगे उम्मीदवार। टोहाना नगर परिषद में रमेश चंद्र गोयल बने उम्मीदवार। तो कालका नगर परिषद में भी भाग सिंह जो है वो उम्मीदवार बने हैं। निकाय चुनाव पर जेजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो चरखी दादरी नगर परिषद में दिनेश वशिष्ठ उम्मीदवार होंगे। तो कालका से भाग सिंह दमदमा उम्मीदवार हैं। वहीं मंडी डब्बाली से प्रवीण सोनी उम्मीदवार हैं। तो चरखी दादरी से दिनेश वशिष्ठ उम्मीदवार हैं। तो वहीं टोहाना से रमेश चंद्र गोयल नगर परिषद के उम्मीदवार बने हैं। साथ ही आपको बता दें कि नगर पालिका के लिए भी लिस्ट जारी हो चुकी है, जहां तो चेयरमैन पद पर 11 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। जेजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। वहीं टोहाना से रमेश चंद्र गोयल उम्मीदवार बने हैं। इसके अलावा अगर बात करें कालका की, तो कालका से भी भाग सिंह दमदमा उम्मीदवार बने हैं। मंडी डब्बाली से प्रवीण सोनी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा चरखी दादरी से दिनेश वशिष्ठ को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने खेलो इंडिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया 2021 चलेगा। वहीं खेलो इंडिया की मेजबानी करना हमारा सौभाग्य है, ऐसा भी सीएम ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। खेलो इंडिया के तहत 25 गेम्स होंगे और 8,500 खिलाड़ी खेल में हिस्सा लेंगे। वहीं हर तरह के खेल खेलने के लिए परिसर बनाए गए। हरियाणा धाकड़ शब्द से जाना जाता है। इस धाकड़ संस्कृति को हरियाणा और आगे बढ़ाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो हरियाणा के मंत्रियों को निमंत्रण देंगे और साथ ही साथ चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के सीएम को भी निमंत्रण दिया जाएगा। तो खेलो इंडिया के आयोजन के लिए 250 करोड़ खर्च होगा। 3 स्टार होटल में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए अच्छे आहार की भी व्यवस्था की गई है और डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। साथ ही साथ कार्यक्रम के बाद मूल्यांकन किया जाएगा और अगली बार और अच्छे तरीके से कार्यक्रम हो, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो 1866 मेडल्स की रचना की गई है। मित्रों, वैसे तो समय समय पर कई विषयों के लिए आपसे बातचीत होती रहती है, लेकिन आज एक विशेष विषय है और वो विषय है खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम अभी 4 जून को प्रारंभ होने वाला है। 4 जून से 13 जून ये कार्यक्रम चलेगा। और जैसे पता है कि इससे पहले 2 बार खेलो इंडिया हो चुका है देश के विभिन्न भागों में, और इस बार हमारा सौभाग्य है और मैं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री उनका धन्यवाद, और इसको खूब आगे बढ़ाएंगे। ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा। 25 इसमें गेम्स होंगे और उस 7:30 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 8,500 तो जो खिलाड़ी हैं या उनके जो प्रबंधक जितने भी हैं, साथ में अधिकारी हैं, कोच हैं और जो सहयोगी हैं, वो सब 8,500 की संख्या उनकी रहेगी। आसपास के जिलों के भी जो खेल प्रेमी लोग हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसके लिए आपको भी निमंत्रण रहेगा और उसमें पास जो है मीडिया के वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अलग से उसकी व्यवस्था वहां बनाएंगे आपके बैठने की,
और उसमें उसकी सारी जानकारी लेने के लिए। इस बार के आयोजन को कैसे ये पिछले 2 आयोजन हैं उससे भी आगे बढ़कर के भव्य इसका आयोजन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं हर प्रकार की, यानी खेल के नाते से जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके आया हूं। हर प्रकार के खेल खेलने के लिए और बहुत अच्छा एक प्रेमिसेस ये तैयार किया गया है। न केवल पंचकुला बल्कि इसमें से कुछ खेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी होंगे, कुछ अंबाला में होंगे, शाहबाद में होंगे और दिल्ली में होंगे। अलग अलग खेल जो इस प्रकार से होंगे उनकी जो जानकारी है वो मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर तीरंदाजी और फुटबॉल ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के परिसर में होगा। तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगा। हॉकी शाहबाद में होगा। साइकिलिंग और शूटिंग ये दिल्ली में होंगे। और जो मैंने बताया 25 खेल जो इसमें आयोजित किए जाएंगे उसमें 5 खेल जो हर बार ये मौका दिया जाता है स्टेट को कि 5 कोई परंपरागत खेल जिस जो स्टेट गेस्ट स्टेट है, होस्ट स्टेट है, वो अपने नाते से 5 खेल उसमें जोड़ सकते हैं। 20 पहले से तय होते हैं। 5 जो हमने जोड़े हैं उसमें गतका है, थांगता है, कलारी पट्टू है, योगासन है, मलखंब है। सारे देश भर के अलग अलग प्रांतों के नाते से ये खेल जो परंपरागत खेल हैं इसको जोड़ा गया है। पहली बार हमने मशाल रिले इसका आयोजन किया है, जो सारे प्रदेश में ये मशाल रिले और ये घूम करके आएगी। इसमें मस्कट जो बनाया गया है उस मस्कट का नाम धाकड़ ये रखा गया है। धाकड़ मस्कट 3 शुभंकर ये बनाए गए हैं। ये भी सब पूरे प्रदेश में इनको हम एक प्रकार से प्रचार के नाते कहिए या लोगों को जानकारी देने के नाते कहिए, जितने हमारे प्रदेश में जितने जिले हैं सब जगह अलग अलग कार्यक्रमों में इनको हम भेज रहे हैं और इनका भी एक भ्रमण हो रहा है। हरियाणा धाकड़ शब्द से बहुत जाना जाता है। यहाँ का जवान भी धाकड़ है, यहाँ का किसान भी धाकड़ है और यहाँ का पहलवान भी धाकड़ है। तो अब हमारा हरियाणा इस धाकड़ संस्कृति को और आगे बढ़ाए, अर्थात सबसे आगे रहने वाला ये एक प्रकार का हिम्मत वाला ये प्रदेश है। धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों की टीमें इसमें भाग लेंगी। कल से कुछ प्रदेशों की टीमें, शायद मणिपुर की टीम कल आ भी चुकी है, मिजोरम की भी आ चुकी है, तो ये टीमें आनी शुरू हो गई हैं। सभी प्रदेशों की टीमें इसके अंदर भाग लेने के लिए और ये आने वाले हैं। इनकी सबकी ठहरने की व्यवस्था, इनके वाहन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और केटरिंग की व्यवस्था, ये सब हमने इंतजाम इसके कर लिए हैं। सबके कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और अपनी अपनी व्यवस्था में सब लोग लगेंगे। कुल मिलाकर पूरे खेल के समय में इनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो, कोई कठिनाई ना आए, उसको प्लानिंग जैसे पहले बनाई जाती है, फिर प्लानिंग का क्रियान्वयन उसका कैसे हो, इसके लिए सभी विभागों के जो हमारे ऑफिसर हैं उसमें हमने लगाए हैं। जो यंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार 10 दिन अपने अपने कामों को सब संभालेंगे और ये सारी व्यवस्था हो गई है। निश्चित रूप से कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम उसका रिव्यू भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में हमने अपने आप को कहाँ पाया है। पहले दोनों कार्यक्रम, ये तीसरा कार्यक्रम, और कुछ नए सुझाव भी बीच बीच में आते हैं, नई बातें ध्यान में आती हैं, तो रिव्यू में उसको भी हम मूल्यांकन करके खास करके जो आगे देश में कहीं भी होगा कोई कार्यक्रम तो उनको भी भेजेंगे। हमारे यहाँ और कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या एशियन लेवल के, कॉमनवेल्थ के, एक सुझाव ये भी है कि एक हमारा स्थान जो बन गया है इसका उपयोग और अन्य जो खेल हैं इस लेवल के उनके लिए भी हम उपयोग करेंगे। इन संस्थानों को, इन प्रीमिसेस को एकेडमीज बना करके कुछ प्रशिक्षण इस नाते से खिलाड़ियों को हम दें, चाहे वो अपने प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। उस नाते से कोच भी हम लेकर के आने वाले हैं ताकि वो कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच ऐसे खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दें ताकि ये काम भी हमारा बहुत आगे बढ़े। जैसे हम भी देखते हैं हमारे बहुत से खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनसे कोचिंग लेते हैं, तो हम ऐसे कोचेज अपने यहाँ भी अच्छे खड़े कर सके, इसके लिए आह्वान किया है ताकि देश और दुनिया के बाकी लोग भी यहाँ करके सीख सके। इन प्रतियोगिताओं में गर्मी होने के कारण से अधिकतर खेल या तो सुबह सुबह होंगे या शाम को होंगे। दोपहर के समय खेल इंडोर तो सब चलेंगे, लेकिन आउटडोर वाले खेल वो सुबह या शाम ज्यादा होंगे, दिन में उनको थोड़ी संख्या कम रखेंगे। कुल मिलाकर चाहे
गोल्ड मेडल हैं या सिल्वर मेडल हैं या ब्रॉन्ज मेडल हैं, इन तीनों को मिला करके ये संख्या 1866 और अवार्ड्स ऐसे जो मेडल्स हैं ये इसकी रचना की गई है। अब 1866 में कौन प्रदेश कितना लेता है, सबका अपना कंपटीशन है, लेकिन हम ऐसा जरूर मानकर चलते हैं कि हरियाणा जैसे पिछले बार सेकंड उस पर रहा था, रैंक पर दूसरा स्थान हमारा था 200 मेडल लेकर के। इस बार हम चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी और ज्यादा मेडल लेकर के और पहला स्थान कैसे प्राप्त करें, इसकी हमारी जरूर पुरजोर कोशिश रहेगी और उसके लिए खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन, उनका उत्साह और उनकी सारी व्यवस्था ये सब बनी रहेगी। कुल मिलाकर इस आयोजन पर 250 करोड़ रुपए का ये जो है खर्च होगा। इस 250 करोड़ रुपए में 139 करोड़ रुपए तो जो ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नवीनीकरण के लिए या कोई नया उसमें निर्माण करने के लिए ये सब खर्च हुआ है। बाकी जो खर्च है इन खिलाड़ियों के रहन सहन का, उनके बाकी व्यवस्थाओं पर ये सारा खर्च होगा। इसमें साई का भी योगदान कुछ होगा, इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान रहेगा, हरियाणा सरकार का भी योगदान रहेगा। तो मिला जुला करके ये सारा जो है ये खर्च इसमें होगा। ठहरने के लिए सभी जो खिलाड़ी हैं या उनके साथ जो और आए हुए लोग हैं, 3 स्टार होटल्स कम से कम सबको मिलेंगे। हाँ, जो उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो उनके नेतृत्व के लोग हैं, उनको अच्छे होटलों में ठहराएंगे और ऐसा ये सारी व्यवस्था हो गई है। पौष्टिक आहार भी, इसका भी मेनू सबका बन गया है, वो भी एक अच्छे, क्योंकि खिलाड़ी के लिए आहार यही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। उनको आहार जैसी आवश्यकता खिलाड़ियों के है उसी हिसाब से उनको दिया जाएगा। वाहनों की और सुरक्षा की जैसे मैंने व्यवस्था बता दी है। डॉक्टर्स और एम्बुलेंस इनकी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उनका एक ध्यान रखा जा सके। और वहां एक इंजरीज अगर कुछ खिलाड़ियों को होती है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनका व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सेंटर वो पर बना दिया गया है। और ये जो सेंटर बना है, मुझे लगता है कि उत्तर भारत में इस प्रकार का, क्या सेंटर का नाम क्या बोलते हैं उसको, रिहैब सेंटर। तो इस प्रकार से उत्तर भारत का एक सबसे अच्छा सुंदर वो सेंटर बनाया गया है ताकि खिलाड़ियों की जो चोट है उसकी कितना जल्दी उसको रिकवर वो कर सकता है और दोबारा खेल में कैसे वो उतर सकता है, ये भी हमने किया है। हर दिन, वैसे तो उद्घाटन 4 तारीख को है, समापन 13 तारीख को है, लेकिन फिर भी हर दिन कोई ना कोई एक महानुभाव वहां पर उनको चीफ गेस्ट या विशिष्ट अतिथि जिसको कहते हैं उनको भी हम लाएंगे। खेलों को देखने के लिए भी वो आ सकते हैं। कोई एक आध फंक्शन भी रोजाना जो मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का या मेडल देने की जो सेरेमनी होगी उसमें वो भाग ले सकते हैं। तो उसके अंदर हरियाणा के सब जितने हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम तो चाहेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी एक आध कार्यक्रम में बुलाएं, लेकिन सबका वो डिपार्टमेंट जो है उनकी जानकारी उनको देंगे ताकि एक उत्साहवर्धन सबका उसमें हो, ये लाभ भी उनको मिलेगा। पूरा जो शो है वो अलग अलग चैनल्स पर ये दिखाया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो तो स्टार स्पोर्ट्स के साथ है, एक डिज्नी हॉटस्टार है और डीडी नेशनल। ये जो चैनल हैं ये डायरेक्ट रिले करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी फीड जो है उसका अवेलेबल हो जाए कि उस फीड में से आप भी उसके जो सीन्स हैं वो अपने अपने चैनल्स को भेज सकें ताकि उन चैनल्स पे। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां एक और देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, तो वहीं अब आने वाले दिनों में ये परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में दूध के दाम भी बढ़ सकते हैं। डेयरी संचालकों का कहना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गेहूं की फसल कम होने की वजह से भूसे के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है और कई जगह पर तो भूसा मिल भी नहीं रहा। ऐसे में पशुओं के लिए चारा बड़ी मुश्किल से एकत्रित करना पड़ रहा है और फिलहाल डेयरी संचालकों ने कहा कि इतनी महंगाई में पशुओं के लिए चारा लाना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं खल, चुनी, बिनोल जैसी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं और डेयरी संचालक दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर खासा असर पड़ेगा। लंबा होता रहा धीरे धीरे। देखो जी, हमारी गौशाला में 700 गोवंश है और एक गोवंश के लिए एक समय में 65 रुपया का चारा हम डाला जा रहा है इसमें। और चारा जो है पिछले सीजन से इस बार महंगा है। अच्छा। महंगा है। क्या रेट?
उसके बाद जो रेट आ रहा है क्या रेट? अब जो है भूसे का रेट 450 से लेके 500 रुपए तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो कितना फर्क देखने को मिला पिछले सीजन? 150 कम से कम 150 रुपए का फर्क पड़ रहा है पिछले सीजन से और इस सीजन में। तो उसका कारण है कि किसान भी जो अपनी फसल को वैसे नहीं कटवा के और मशीनों से कटवा रहे हैं, जिसकी वजह से भूसे का उत्पादन कम है और कम उत्पादन की वजह से ही। उकलाना से विधायक और राज्य मंत्री अनूप धानक के निवास के सामने एक पिता ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बेटी और बेटी के साथ सांकेतिक धरना शुरू किया। बिटमड़ा गांव के निवासी सतीश जांगड़ा ने श्रम विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बता दें कि सतीश का बेटा 6ठी क्लास में है जबकि बेटी मुस्कान 8वीं की छात्र है। बहादुरगढ़ के फन टाउन वाटर पार्क में झूला टूटने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 बच्चों के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं गंभीर हालत में बच्चों को डीडीके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। हादसे के बाद वाटर पार्क प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसा होते ही वाटर पार्क के कर्मचारी मौके से भाग गए। वहीं एसडीएम भूपेंद्र सिंह का कहना है कि वाटर पार्क चलाने की परमिशन, फायर एंड सेफ्टी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। फेवरेट चीज क्या पसंद है खाने में? Everything. So these are the important clinical cues also to look for. सौदा में स्थित एक फन टाउन के प्लेटिना रिजॉर्ट के नाम से एक रिजॉर्ट है, जिसकी इंफॉर्मेशन ट्वीट की गई थी सीएम ट्विटर हैंडल पर भी और हमारे ट्विटर हैंडल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के। और इसमें सूचना ये प्राप्त हुई है कि 3 बच्चे, 3.5 साल की बच्ची, एक 11 साल की बच्ची और एक 7 साल का बच्चा है। इन सबको कोई झूला झूलते हुए ट्रेन में झूलते समय उनको गंभीर चोटें लगी। एक बच्चे को सिर में सीवियर हेड इंजरी हुई है, दूसरे बच्चे को भी हेड इंजरी हुई है, वो थोड़ी कम सीवियर है, और एक बच्ची के लेग में टिश्यू टूट के और फ्रैक्चर तो शायद नहीं है, लेकिन पैर में भी काफ़ी अच्छी गंभीर चोट है। और कौन है ये रिजॉर्ट के संचालक, उनके लिए हमने फायर वालों को और जो अदर सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया है। एसएचओ आसौदा को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इस मामले में तह में जाकर पता करें कि किसकी लापरवाही से और कैसे ये दुर्घटना हुई है। ये दुर्घटना और गंभीर हो सकती है, इसमें बच्चों की जान भी जा सकती थी और ये चिंता का विषय है। इसमें प्रशासन बहुत ही जल्दी पूरी मुस्तैदी से काम करेगा। मैं प्लेटिना मिशन में आया था अपने बच्चे को लेके, तो यहाँ पे एक टॉय ट्रेन में सवार हुए थे मेरे बच्चे और मैं भी साथ था। तो तेज गति के कारण, ड्राइवर की गलती या किसी बता नहीं पाऊँगा, तेज गति के कारण वो पलटी कर गया है डब्बा। तो उसमें मेरे बच्चे इंजर्ड हुए काफ़ी और 3 बच्चे इंजर्ड रहे। मैं भी थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया, बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो बच्चों को कहाँ चोटें लगी हैं? सर बच्चे को सिर पे चोट लगी है 3 को, बाजू पे चोट लगी है 3 को, टांगों को भी चोट लगी है 3 को। सीरियस इंजर्ड है? सीरियस इंजर्ड एक बहुत ज़्यादा है, बाकी 2 थोड़ा कम है। हुआ ये था, जो मोनोरेल है वो एकदम से चलते चलते हम लोग दूसरे साइड पे थे और ये बच्चे इसके साथ ही घूम रहे थे। और इसमें क्या हुआ, इसने स्पीड बढ़ा दिया और पीछे के 2 डब्बे गिरे, उसमें हमारे बच्चे भी थे। तो उसमें क्या हुआ, एक तो ट्रेन के नीचे आ गया बिल्कुल, तो उसको ये लगा, ये साइड में आ गया, उसके बाद उसको स्कूटी लगी। उसके बाद हम ढूंढते रह गए जी आपकी मैनेजमेंट कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ है, कहाँ लेके जाएँ, क्या है, कोई नहीं था जी वहाँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर हम बाहर आए तो देखा तो वो एक बंदे ने बोला कि भैया मैं लेके चलता हूँ, स्कूल की बस थी, 2 बंदे थे, एक ड्राइवर और एक बंदा था, स्कूल का एक बंदा था, वही लेके गए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे एडमिट कराओ, उसके बाद वो करते हैं। फन टाउन से कोई नहीं आया आपके साथ? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था जी। हमने पूछा, 10 गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने पूछा किसी गाड़ी वो बाद में आए, जब यहाँ पे हम ले आए तो उसके बाद आए। उसके बाद कह रहे जी
किसी के पास चाबी है तो बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।